हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। मैं आप लोगों के बीच एक और दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूं और आ ही गया हूं। तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं मॉडर्न इंडिया से। हिस्ट्री को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: मॉडर्न इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड एंसेंट इंडिया। मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमें ये निम्नलिखित टॉपिक्स पढ़नी होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं मॉडर्न इंडिया में, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या क्या हमें पढ़ने हैं इस मॉडर्न इंडिया में। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो आगमन कहने का मतलब कि कैसे यूरोप के लोग भारत में आए, किस तरह से उनका आने का रीज़न था, किन कारणों से वे आए। तो प्राचीन काल से ही भारत में प्रवेश होने के 2 रास्ते हुआ करते थे। पहला रास्ता जो बाय रोड हुआ करता था, जो टर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान से हुआ करता था। अफ़गानिस्तान से ही भारत आया जा सकता था। भारत आने के लिए खैबर पास, कुर्रम दर्रा, बोलन, गोमल दर्रा से पास होकर आया जाता था। तो दर्रा किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? दर्रा उसे कहते हैं जो 2 पर्वतों के बीच प्राकृतिक रास्ता होता है ना। 2 पर्वतों के बीच से जो एक प्राकृतिक रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहते हैं। और दूसरा रास्ता हुआ करता था समुद्री मार्ग, जो भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, बे ऑफ पर्सिया, अरेबियन सी से हुआ करता था। इन्हीं 2 रास्तों से भारत में प्रवेश किया जाता था, है ना। पहला जो बाय रोड हुआ करता था, जो टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से हुआ करता था, है ना। और दूसरा समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग में हम मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, बे ऑफ पर्सिया, अरेबियन सी, इन्हीं सागरों के द्वारा भारत में प्रवेश किया जाता था। तो बात है कब की? 1453 की, 1453 में एक उस्मानी सल्तनत का एक तुर्क शासक था, है ना। तुर्की में एक उस्मानी सल्तनत था जिसने कुस्तुनतुनिया नामक जगह को जीत लिया था, जो तुर्की में हुआ करती थी, जिससे भारत पर प्रवेश करना दोनों रास्तों पर असंभव हो चुका था, है ना। क्योंकि उसी कुस्तुनतुनिया नामक जगह से ही प्रवेश करके अफगानिस्तान और फिर समुद्री मार्ग की ओर आया जाता था, परंतु उस शासक के द्वारा उस जगह को जीत लिया गया और जिसके कारण जो थे दोनों प्रवेश द्वार जो थे वो बंद हो गए, असंभव हो गए। लोगों का आना जाना जो है वो लगभग बंद हो गया। इसके बाद जो यूरोपियन कंपनियां थी, यूरोप के जो देश थे, है ना, भारत में आने के लिए एक नए रास्ते की खोज करना शुरू कर दिए, क्योंकि वे भारत से मसालों का व्यापार करना चाहते थे, है ना। क्योंकि भारत में बहुत ही उच्च किस्म के मसाले पाए जाते थे जिनका वे व्यापार करना चाहते थे, और इसके लिए वे नए रास्तों का इजाद करने की कोशिश करना शुरू कर दिए। इसलिए सर्वप्रथम 1494 में कोलंबस समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जहाज लेकर निकला, परंतु इसने भारत की जगह अमेरिका की खोज की।
वो निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। और उसने अमेरिका की खोज की। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो दिक्सूचक यंत्र था उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो ईस्ट साइड आने के जगह पर वो वेस्ट साइड चला गया, है ना, जिसके कारण वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। तो इस तरह से जो प्रथम यूरोपियन जो थे वे जो भारत में आए थे वे थे पुर्तगाली, है ना। इसकी कहानी क्या है कि वास्को डिगामा से पहले 1487 में बार्थी बार्थोलोमियो डियास नामक पुर्तगाली नाविक अब पुर्तगाल से भारत की खोज करने निकला था, लेकिन 1487 ईस्वी में वह केप ऑफ गुड होप, है ना, जो कैप्टॉन साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहीं तक पहुंच सका। केप ऑफ गुड होप, जिसको आशा अंतरीप भी कहा जाता है, ये जो है वो मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का है, मतलब अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग है कैप ऑफ गुड होप, वहीं तक वो पहुंच सका, उसके आगे वो जा नहीं सका। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1497 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपनी जहाज को लेकर भारत की खोज करने निकला। इसके पानी जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वह कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और वहां से वह एक पथ प्रदर्शक की सहायता ली जिसका नाम अब्दुल मनीद था, है ना। जहां तक पहुंचा था कौन? कौन? बार्थोलोमियो डी बार्थोलोमियो डियास, है ना। वहां तक तो वो पहुंच गया और वहां आके रुक गया, है ना। अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वो वहां तक पहुंचा। उसके बाद उसे आगे का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए उसने वहां से एक पथ प्रदर्शक की सहायता ली जिसका नाम था अब्दुल मनीद। इस तरह वह 20 मई 1498 में 90 दिनों की यात्रा 90 दिनों की यात्रा करके केरल के कालीकट पर पहुंचा, है ना। और कालीकट में भी वह कहाँ पर? कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा। जब वह कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा तब वहां पर एक स्थानीय शासक राज कर रहा था जिसका नाम था जमेरिन, जिसके द्वारा वास्को डिगामा का क्या किया गया? स्वागत किया गया। जब वो वास्को डिगामा वहां पर पहुंचा और उसका स्वागत किया गया तो ये जो बात थी अरबियन को पसंद नहीं आई, क्योंकि वे पहले से व्यापार कर रहे थे और उनके क्षेत्र में एक और नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसके कारण उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। पुर्तगाली राजा डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर वास्को डिगामा भारत आया था। डॉन हेनरिक को ही क्या बोला जाता है? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर डॉन हेनरिक को ही कहा जाता है। वह 1 साल तक भारत में रहा। कौन? वास्को डिगामा। वह 1 साल तक भारत में रहा। वह 1499 में वापस पुर्तगाल लौटा, जो अपने साथ क्या लेके गया था? ब्लैक पीपर, है ना, जिसे हम कहते हैं काली मिर्च। वो 1 साल रहने के बाद 1499 में वापस अपने देश लौटा और अपने साथ क्या लेते गया? ब्लैक पीपर लेते गया। वह वापस गोवा बंदरगाह से लौटा। वह पुर्तगाल में जाकर इसे 60 गुना ज़्यादा लाभ पर बेचा। दोस्तों समझ सकते हैं कि उस टाइम में वो इसे इतना ज़्यादा मुनाफा लेते हुए अपने देश में ले जाकर इसे बेचा। अगर भारत में इसकी कीमत अगर 1 रुपया होगी तो वहाँ पर वो ले जा करके 60 रुपये में बेचा। जब पुर्तगाली भारत पहुंचे तभी 1498 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाल से भारत में आया 1500 ईस्वी में, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, है ना, पेड्रो अल्वारेज गैब्राल। वास्को डिगामा के वापस लौटने के बाद दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया, जो 13 शिप्स के साथ आया था, है ना। अपने साथ वो
13 पानी जहाज को लेकर आया था। भारत आने के बाद वह कोचीन और कन्नौर के राजाओं के साथ क्या किया, दोस्ती किया। इसके बाद 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा भारत आया था। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, दूसरी 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुर्तगाल से पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। कब से? 1505 से 1509 के बीच में, है ना। पहला गवर्नर बनकर आया पुर्तगालियों का कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कब कब? 1498, 1502 और 5 सितंबर 1524 में। पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। जब लास्ट टाइम आया था तीसरी बार, तब वो पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ पर हुई? कोचीन में हुई। उसके बाद जो तीसरा जो आदमी आया वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक आया रहा भारत में। 1505 से 1509 ईस्वी तक यह पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनकर आया। तब हिंद महासागर और अरब सागर पर अरबियों और तुर्कियों का अधिकार था। जब यह पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया, प्रथम गवर्नर बनकर आया, तब पूरे अरब सागर और हिंद महासागर पर किनका अधिकार था? अरबियों एवं तुर्कियों का। तब इसने कुछ नीतियां बनाई। जाहिर सी बात है कि अगर इस पुर्तगालियों को अपना व्यापार सही से चलाना हो, अगर सही से चलाना चाह रहे थे, इसके लिए उसने कुछ नीतियां बनाई अपने प्रशासन को विस्तार करने के लिए। जैसे फर्स्ट में है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति, है ना। इस नीति से वह अरबियों एवं टर्कियों को पराजित करके पूरे अरब सागर पर अपना अधिकार कर लिया, फारस की खाड़ी पर भी अधिकार कर लिया, है ना। इस तरह से उसने क्या किया, जितने भी अरबिये थे और जितने भी तुर्की थे, सभी को उसने युद्ध करके पराजित किया और पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया, अरब सागर पर अपना कब्जा कर लिया, साथ ही साथ फारस की खाड़ी पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसी ने कहा पुर्तगालियों को क्या? सागर का स्वामी। इसी ने क्या कहा पुर्तगालियों को? सागर का स्वामी। इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया की संज्ञा भी दी। देखते ही देखते अरब सागर पर पुर्तगाली नौसेना सबसे शक्तिशाली हो गई। उसके बाद दूसरा आदमी जो आया वो था अल्फांजो डी अल्बुकर्क, 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। अल्फांजो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसे ही पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया भारत में, है ना। मतलब कि भारत में पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो वो कौन था? अल्फांजो डी अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा है। सबसे पहले यह भारत में 1503 में आया था। सबसे पहले यह 1503 में भारत आया था। इसी वर्ष उसने पुर्तगालियों के लिए कोचीन में एक दुर्ग, एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। फिर 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक हुआ करता था कौन? यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। इसी पर आक्रमण करके इसने गोवा को भी जीत लिया, गोवा को प्राप्त किया। इसने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1515 ईस्वी में अल्फांजो डी अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में ही हुई। भारत में जो बेस्ट मैंगो है वो है क्या? अल्फांजो। इसी ने सर्वप्रथम इन आमों की खेती भारत में करवाई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक भारत में रहा। यह भारत में पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया, है ना। 1530 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा को बना दिया। इस समय
उत्तर भारत पर मुगल बादशाह हुमायूं शासन कर रहा था, और उसी समय उसका गुजरात का शासक दुश्मन हुआ करता था कौन, जिसका नाम था बहादुर शाह। इन्हीं दोनों के मतभेदों का फायदा उठाकर इसने 1534 में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला गवर्नर बनकर आया गार्सिया डी नोरोना, जो 1538 से 1559 ईस्वी तक रहा। यह भारत में पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर बनकर आया। इसी ने 1545 ईस्वी में सिलोन श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसी ने 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया। इसी दमन और दीव में सबसे आखिरी तक रहे, मतलब कि पुर्तगाली जो थे इसी दमन और दीव पर सबसे लास्ट समय तक रहे थे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, लेकिन भारत से कब गए, 1961 ईस्वी में गए। मतलब कि 1498 से लेकर 1961 तक भारत में रहे थे कौन, पुर्तगाली। 1961 में दमन एवं दीव और गोवा से पुर्तगालियों को खाली करवाया गया तथा इन्हें भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मतलब कि दमन एवं दीव पर और गोवा पर पुर्तगाली राज कर रहे थे। 1961 में इन्हें यहाँ से खाली करवाया गया और उसके बाद इन दोनों जगहों को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। 1987 में 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। पहले तो ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1987 में 56वां संविधान संशोधन करके इसे क्या बना दिया गया, भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा राज्य के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं या फिर दिए गए हैं, जो आर्टिकल 371 के फर्स्ट में लिखा हुआ है। पुर्तगालियों ने ही भारत में कार्टेज अल्मेडा और काफिला प्रथा की शुरुआत की थी। अल्मेडा और कार्टेज का मतलब था अरब सागर में व्यापार करने की अनुमति। काफिला का मतलब क्या हुआ करता था कि कोई भी भारतीय राजा या आदमी अरब सागर में व्यापार करना चाहता तो उसे परमिशन लेना होता था, परमिट लेनी होती थी पुर्तगालियों से, है ना। पुर्तगाली का एक नौसेना का टुकड़ा काफिल बनकर इनके साथ जाता था। ये होता था काफिला। जो भी व्यापार करना चाहते थे वो तो परमिशन लेगा ही, परमिट लेगा ही, साथ में उसके साथ एक नौसेना का टुकड़ा भेज दिया जाता था पुर्तगालियों का। यहाँ तक कि जो महान मुगल बादशाह अकबर था उसे भी इनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। कार्टेज अल्मेडा प्रथा में काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार वर्जित था, है ना। इस प्रथा में क्या था कि काले मिर्च और गोला बारूद का जो व्यापार था वो वर्जित था। इनका व्यापार सिर्फ पुर्तगाली किया करते थे। वैसी चीज़ें जो पुर्तगाल से भारत आई, मतलब कि पुर्तगाली जो थे भारत लेकर आए, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, आलू, रेड चिल्ली, तंबाकू, ऑरेंज प्लस पाइनएप्पल, ऑरेंज के साथ पाइनएप्पल भी लाए, है ना। तंबाकू, अफीम, ये सारी चीज़ें लेकर आए। जहाज निर्माण भी किया, प्रिंटिंग प्रेस भी लाए, चर्च का कैथोलिक मॉडल भी बनाया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। ये सभी की सभी चीज़ें जो थे पुर्तगाली द्वारा भारत में लाई गई। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा मित्रों, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।